Hello everyone. Let's continue with the new topic that is diffusion and osmosis. जैसे कि किसी भी प्लांट्स के रूट से वाटर का अब्सॉर्प्शन इम्पॉर्टेंट है, तो वो अब्सॉर्प्शन प्लांट्स के एरियल पार्ट्स में किस तरह से हो रहा है। तो इससे पहले इस टॉपिक को समझा जाए कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि डिफ्यूजन क्या है और ऑस्मोसिस क्या है। तो कंटिन्यू करते हैं कि किसी भी सेल को अलाइव रखने के लिए या किसी भी प्लांट को जिंदा रहने के लिए गैसेस एक्सचेंज का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और गैसेस का एक्सचेंज होने के लिए कोई भी मीडियम मीडियम कुछ भी हो सकता है आपका, कि उस मीडियम से कैसे एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है सॉल्ट और ग्लूकोज। मीन्स की एनर्जी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि मैंने बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस है वो मेनली प्लांट्स में एनर्जी की प्रोडक्शन को एनहांस करता है। तो डिफ्यूजन के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो डिफ्यूजन सिंपल सी टर्म है। यहाँ पे बताया गया है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। मीन्स कि प्लांट का सर्वाइवल जो है या प्लांट की जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है वो पॉसिबल नहीं है अगर प्लांट्स के जो ग्रेडियंट है, प्लांट्स में ग्रेडियंट डेवलप नहीं होगा। ग्रेडियंट का मीन है डिफरेंस। अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में प्लांट के एक पर्टिकुलर सेल में या टिश्यू में आप बात कर रहे हैं जहाँ के कंसंट्रेशन ज्यादा है, और दूसरा वहीं पे एक और सेल प्रेजेंट है जहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, तो डिफ्यूजन कैसे करेगा? डिफ्यूजन उन मॉलिक्यूल्स का कैसे होगा? फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। और जब इस तरह से डिफ्यूजन होता है, हाई से लो की तरफ जब डिफ्यूजन हो रहा है, मींस कि एक डिफरेंस जो मेंटेन हुआ है उसमें जब डिफ्यूजन हो रहा है तो उसे कहते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करना। मीन्स मॉलिक्यूल्स का या पार्टिकल्स का अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करने को कहते हैं हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और मीन्स डिफ्यूजन। देन अगर कोई मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहे हैं, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है अगर मॉलिक्यूल्स रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन एरिया की तरफ मूव कर रहे हैं, इस तरह से अगर सेल्स और टिश्यू में डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है, कंसंट्रेशन इस तरह से मेंटेन हो रही है जहाँ पे लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं या फिर कोई सॉल्यूट मूव कर रहा, तो उसे हम कहेंगे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करना। अगर इस तरह से लो से हाई कंसंट्रेशन एरिया की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल्स जो है या सॉल्यूट मूव कर रहा है, तो उस प्रोसेस में एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट रहती है। लाइक एटीपी एनर्जी रिक्वायर है उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अगर किसी प्रोसेस में हाई से लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ जो है मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो वहां पे एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं रहती। तो उसे हम कहेंगे अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर। तो यहाँ पे जितने भी इस पिक्चर में शो किया गया है कि पार्टिकल्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंगली कैसे मूव कर रहे हैं। दो तरह के पार्टिकल्स हैं, रेड और ब्लू। रेड से ब्लू की तरफ मूव कर रहे हैं पार्टिकल क्योंकि रेड की कंसंट्रेशन ज्यादा है और ब्लू पार्टिकल्स की जो कंसंट्रेशन है वो कम है। So, the process by which these material enters or leave a cell, गैसियस में अगर बात करें तो डिफ्यूजन होता है। लिक्विड के केसेस की बात की जाए तो ऑस्मोसिस है। सॉल्ट और ग्लूकोज में अगर इन मटेरियल के प्रोसेस की बात की जाए कि वो कैसे सेल में से, टिश्यूज में से, प्लांट सेल में से मूव कर रहे हैं, तो उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नाम दिया जाएगा। यहाँ पे कुछ प्रोसेस बताए गए हैं कि डिफ्यूजन का क्या प्रोसेस है। जैसे कि
यहाँ पे बताया गया है कि डिफ्यूजन का मैंने सिंपल सा मीनिंग बताया कि सॉल्यूट का मूव करना। सॉल्यूट का मूव करना हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। और डिफ्यूजन होता है जनरली गैसेस के फॉर्म में ही हमेशा डिफ्यूजन होता है। तो गैसियस एक्सचेंज ड्यूरिंग रिस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस थ्रू स्टोमेटा ऑफ लीव्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं डिफ्यूजन की। दूसरा एग्जांपल है कि जब पैसिवली साल्ट का अपटेक हो रहा है। पैसिव सॉल्ट का अपटेक का मतलब है कि बिल्कुल भी एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है सॉल्ट के अपटेक के लिए। थर्ड, डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेसीज इनटू द एटमॉस्फेयर मींस वाटर वेपर्स जो है इंटरसेलुलर स्पेसीज। जब आप किसी लीफ के क्रॉस सेक्शन को देखेंगे तो वहाँ पे जो इंटरसेलुलर स्पेसीज है वहाँ से जब वाटर के वेपर्स ट्रांसपिरेशन या इवेपोट्रांसपिरेशन हो रही है और वो एटमॉस्फेयर में मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स उसे हम कहेंगे डिफ्यूजन। ऑलराइट, देन अबाउट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला मैंने बताया कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मीन है डिफरेंस। दूसरा टेम्परेचर। तीसरा मॉलिक्यूल्स का साइज क्या है। और चौथा मीडियम क्या है डिफ्यूजन के लिए। तो मीडियम ऑफ डिफ्यूजन की बात की जाए तो डिफ्यूजन इज फास्टर इन गैसेस देन लिक्विड एंड स्लोएस्ट इन सॉलिड। तो डिफ्यूजन हमेशा हमेशा ही गैसेस के बारे में जब हम बात करेंगे तो वहां पे हमेशा डिफ्यूजन रहेगा। तो डिफ्यूजन सबसे ज्यादा फास्टर होता है गैसेस में एज कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड। देन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब था हायर द कंसंट्रेशन डिफरेंस फास्टर इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन। मतलब कि जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन डिफरेंस रहेगा उतना ही रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट होगा। जैसे कि इस पिक्चर से बिल्कुल क्लियर है कि कितना डिफरेंस होने के बाद, जैसे जो स्लोप है जितनी ज़्यादा स्टीपर होगी मीन्स कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वहाँ ज़्यादा है, मीन्स कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। हाई है एक चीज़ और एक बहुत लो है तो वहाँ से डिफ्यूज़न जो है एकदम फास्ट होगा। बट जितनी ज़्यादा स्टीप होगी तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वहाँ पे डिफ्यूज़न का जो रेट है वो बिल्कुल स्लो हो जाएगा। तो ये कुछ है कि जैसे कि मैंने फैक्टर बताया कि किन किन फैक्टर्स पे डिफ्यूज़न जनरली डिपेंड करता है। तो पहला मैंने बताया कि जो टेम्परेचर है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा रेट ऑफ डिफ्यूज़न भी उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरा साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल, कि जो जितना स्मॉलर साइज़ होगा पार्टिकल का या मॉलिक्यूल का उतना ही उसका रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो है मैक्सिमम रहेगा। देन नेक्स्ट टर्म की हम बात करेंगे तो वो रहेगा हमारा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जो है एक स्पेशलाइज्ड केस है डिफ्यूजन का। मतलब है ये डिफ्यूजन ही है बट ये स्पेशल केस है डिफ्यूजन का। इसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का ही जो मूवमेंट रहेगा वो सिर्फ सॉल्वेंट का रहेगा। तो सॉल्वेंट यहाँ पे क्या होगा, वाटर। तो ये एक स्पेशलाइज्ड केस है डिफ्यूजन का जिसमें वाटर मूव करेगा कहाँ से, हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ। और जब अब मैं बात कर रही हूँ कि वाटर मूव करेगा तो वाटर के साथ तो और भी सॉल्यूट पार्टिकल्स रहते हैं, सॉल्यूट रहते हैं कि या तो वाटर मॉलिक्यूल्स वहां से भी पास होने चाहिए या फिर सॉल्यूट भी पास होना चाहिए। तो होगा क्या कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी। यहाँ पे इस पिक्चर से दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी जो सिर्फ और सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगी पास होने के लिए। मतलब कि एक स्पॉन्टेनियस नेट मूवमेंट ऑफ अ सॉल्वेंट लाइक अ वाटर across the semi-permeable membrane from a region of less concentrated solution into a more concentrated one। तो इससे क्या होगा कि ये स्टेबलाइज कर देगी और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेगा। तो ऑस्मोसिस क्या होगा कि वाटर का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से किसी भी सॉल्यूट पार्टिकल्स का या सॉल्यूट का मूवमेंट पॉसिबल नहीं रहेगा, और इस तरह से ये स्टेबलाइज करेगा या इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेगा। तो दोनों का बिल्कुल क्लियर है मीनिंग, डिफ्यूजन का भी और ऑस्मोसिस का भी, क्योंकि डिफ्यूजन में हम सॉल्यूट पार्टिकल्स की या सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। तो हाउ डज ऑस्मोसिस डिफर फ्रॉम डिफ्यूजन? तो जैसे कि मैंने बताया कि डिफ्यूजन जो है सॉल्वेंट और सॉल्यूट पार्टिकल्स की बात करते हैं फ्रॉम अ रीजन ऑफ इक्वलाइज द कंसंट्रेशन फ्रॉम अ रीजन टू लो टू हायर कंसंट्रेशन, बट यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होती है। और डिफ्यूजन के बाद जनरली गैस मॉलिक्यूल्स और लिक्विड मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में ही करेंगे। यूजुअली वाटर की जो मूवमेंट है that doesn't need this type of concentration gradient, that is diffusion, but दोनों के दोनों प्रोसेस ही, चाहे डिफ्यूजन है चाहे ऑस्मोसिस है, एक में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट है, दूसरे में नहीं है, बट दोनों ही प्रोसेसेस में हमारा जो कंसंट्रेशन है वो इक्वलाइज हो रहा है, मींस वो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है, चाहे लो एरिया से हाई की तरफ जा रहा है, हाई कंसंट्रेशन की तरफ, और हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। तो मतलब एक ऐसा प्रोसेस, दोनों ही एक ऐसे स्पेशलाइज्ड प्रोसेसेस हैं कि दोनों में इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है, दोनों ही इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन को इक्वलाइज कर रहे हैं। तो किन किन टर्म्स में हम जो ऑस्मोसिस से यूज करते हैं? फर्स्ट इज हाइपरटोनिक, इट मींस a solution with higher concentration or more solute. Then hypotonic. Hypotonic used to refer to the solution with the lower concentration or solute. Hypertonic जो सॉल्यूशंस है वहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बिल्कुल कम रहेगी, और हाइपरटोनिक में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी किसी भी सॉल्यूशन में। थर्ड वन इज आइसोटोनिक। अगर दोनों ही सॉल्यूशन में इफ वो द सॉल्यूशन है इक्वल कंसंट्रेशन, मीन कि जो सॉल्यूट है और सॉल्यूशन है दोनों की ही कंसंट्रेशन एक बराबर है, तब हम उस सॉल्यूशन को या उस तरह की टर्म यूज करेंगे ऑस्मोसिस में जिसे हम कहेंगे आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक सिचुएशन जब होती है किसी भी सेल में तो सेल आपका फ्लैसिड रहता है, और हाइपोटोनिक में सेल में टर्जिडिटी मेंटेन रहती है क्योंकि उसमें सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो लेस है। वैसे ही हाइपरटोनिक की बात की जाए तो सेल आपका क्या हो जाएगा? प्लाज्मोलाइज्ड सेल बोलते हैं इस तरह के सेल्स को। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे ये आपका जो ऑस्मोसिस है वो डिपेंड करता है? पहला है ऑस्मोटिक प्रेशर, दूसरा है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। सो ऑस्मोटिक प्रेशर, इट इज बेसिकली द प्रेशर दैट वुड हैव टू बी अप्लाइड टू अ प्योर सॉल्वेंट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम पासिंग इनटू अ गिवन सॉल्यूशन बाय ऑस्मोसिस। तो ये पर्टिकुलरली हम एक प्योर सॉल्वेंट के टर्म में जब बात करेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करेंगे, और ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जो होगा वो डिफरेंस, जब दो सॉल्यूशंस के बीच की डिफरेंस रहेगा तो उसे हम ग्रेडियंट कहेंगे। मतलब जैसे सोडियम और क्लोराइड की बात कर रही है तो क्लोराइड आयंस और सोडियम के आयंस में जो डिफरेंस है, जो इसके सॉल्यूशन में डिफरेंस रहेगा NaCl में, तो उसे हम ग्रेडियंट का नाम देंगे, मींस ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। तो ऑस्मोसिस जो है प्लांट्स में क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है रूट से तभी हो सकता जब ऑस्मोसिस या फिर सेल से सेल के वाटर दूसरे सेल के वाटर में दूसरे सेल में वाटर की मूवमेंट है वो ऑस्मोसिस से ही पॉसिबल है, क्योंकि डिफ्यूजन तो जनरली गैसियस की टर्म में जब बात करेंगे, गैसियस एक्सचेंज के लिए बात करेंगे तो डिफ्यूजन की, जब ऑस्मोसिस की बात करेंगे तो वाटर की मूवमेंट की। और तीसरा, सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन करेगा। और फोर्थ पॉइंट है कि जो टर्गर प्रेशर है, टर्गर प्रेशर की वजह से ही प्लांट के जो पार्ट्स हैं उनमें वाटर की मूवमेंट पॉसिबल है, तभी वो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। बहुत सारे बायोटिक एबायोटिक स्ट्रेसेस
जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर सेल का इंक्रीज हो जाता है। तो उस केस में आपके जो ऑस्मोसिस है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ऑन द अदर हैंड इन ऑस्मोसिस ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव, जैसे कि मैंने वाटर की बात की ही, प्योर सॉल्वेंट की, तो सॉल्यूट particles tend not to move, and the movement through the semi-permeable membrane, it may require liquids for movement and a semi-permeable membrane. तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का यही डिफरेंस है कि ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट का पार्टिकल्स का जो मूवमेंट हो रहा है और एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है। जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है तो कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो मूव नहीं करेगा। तो ये दोनों टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है जब भी हम आगे वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स की बात करेंगे कि प्लांट्स में प्लांट्स के जो रूट्स हैं, रूट्स के जो रूट हेयर्स, वहाँ से जाइलम के थ्रू कैसे वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मेसोफिल सेल्स तक पानी कैसे पहुंच रहा है, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग किस तरह से हो रही है। तो उस केस में ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन की नॉलेज होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये दोनों ही बेसिक टर्म्स हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि पोटेंशियल क्या होता है और वाटर की एब्जॉर्प्शन किस तरह से पॉसिबल है, कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर watching and listening this lecture, particularly on osmosis and diffusion. So kindly like, share and subscribe my channel, Which Horticulturist. Thank you everyone.